जय सिया राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस क्लास में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर यानी एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि उन्होंने डेवलप किए हैं। ठीक है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिए थे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, किस तरीके से उनके काम और सब चीज़ें जो है वो मैनेजमेंट में चलती हैं, वो सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है, जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने डेवलप किया है, वो क्या है, कैसे उसके प्रिंसिपल्स हैं, वो हम सब लोग पढ़ेंगे इस क्लास में। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स बिगिन। तो हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर कौन है। पहले तो ये पढ़ लेते हैं क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को बनाया है। ठीक है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे लेकिन जिन्होंने बनाया उनको भी थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि उनकी भी आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके क्वेश्चंस को आंसर देने में बहुत ही हेल्प करेगी। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जो कि 1856 में और 1915 में इनका डेथ हो गई और 1856 में इनका जन्म हुआ था। तो ही इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इनके कुछ प्रिंसिपल्स है, मैं बता दूंगा आपको लास्ट वीडियो में। ठीक है, कि ये जो है हेनरी फ्योल जो है, उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, हेनरी फ्योल कौन है? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। उन्हें जनरल मैनेजमेंट का बोला, लेकिन ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो सब एज अ साइंस को देख के बनाए गए हैं, सब साइंटिफिकली प्रूव्ड है, सब ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, टेस्ट, रिसर्च, एनालिसिस से बनाए गए हैं। इसीलिए इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और वो है जनरल मैनेजमेंट। उन्होंने ह्यूमन के बिहेवियर को देख के और ऐसे जर्नली उन्होंने डेवलप किए हैं। ठीक है, तो ही वाज बोर्न इन फिलाडेल्फिया, यूएसए इन 1856, यानी 1856 1856 में फिलाडेल्फिया नाम की जो जगह है अमेरिका में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ही स्टार्टेड हिज करियर एज एन ऑपरेटर इन अ स्मॉल मशीन मेकिंग शॉप। ठीक है, इन्होंने अपना जो करियर है वो शुरू किया था एक छोटी सी दुकान जिसमें कि मशीनें वगैरह थी। ठीक है, 1870 में ये ऑपरेटर की जगह पर इन्होंने दुकान में काम किया एंड reached to position of chief engineer of Midway Steel Works in 1884। मिडावेल स्टील वर्क जो है उसमें इन्होंने एज अ चीफ इंजीनियर भी 1884 में इन्हें काम किया, वो पोस्ट मिल गई। ठीक है, 1870 में इन्होंने ऑपरेटर का काम किया था एक छोटी सी दुकान में। वहाँ से उठ के 14 साल बाद इन्होंने चीफ इंजीनियर बन गए मिडावेल स्टील वर्क। बहन, ही वॉज ओनली 28 ईयर्स की एज में ही ये बन गए थे चीफ इंजीनियर। ही कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग पेपर्स बुक्स टू द मैनेजमेंट। इन्होंने कुछ बुक्स पेपर्स भी बनाए हैं मैनेजमेंट के ऊपर, जैसे आती है अ पीस रेट सिस्टम 1895 में बनाई, शॉप मैनेजमेंट 1909 में, प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में, और ऐसी बहुत सारी हैं। तो इनका कोई याद रखना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ दो चीज़ें याद रखो, दैट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर ये हैं। ठीक है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सेकंड इज फिलाडेल्फिया, यूएसए में इनका जन्म हुआ था 1856 में, डेथ हो गई थी 1915 में। पूछा तो नहीं जाएगा आपसे, ये कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप जब आप अगर लिख देंगे ना आंसर में, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पर हाँ थोड़ा इफेक्ट पड़ता है जो भी एग्जामिनर है उस पर कि हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है, कुछ पता है। तो ये भी सब चीज़ें जरूरी है कि जिसका प्रिंसिपल्स लिख रहे हो तो उसके बारे में भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि क्या प्रिंसिपल्स हैं जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने डेवलप्ड किए हैं। तो बेसिकली ये 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैं जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो है डेवलप्ड किए हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल जो हैं उनसे मैच होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं, आ जाओ। फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसको कैसे पढ़ोगे आप? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस को अप्लाई करना है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इसको अप्लाई नहीं करना है। साइंस का मतलब क्या होता है? देखो, साइंस का मतलब क्या होता है? फैक्ट्स। ठीक है, फिर आ गया ऑब्जर्वेशंस जो भी हैं, एनालिसिस जो भी हैं। ठीक है,
उन सभी चीज़ों को लेके आपको चलना है। साइंस का मतलब यही होता है कि आपको फैक्ट को लेके चलना है, ठीक है? ऑब्जर्वेशन करनी है, एनालिसिस करना है हर चीज़ों का, टेस्ट करने हैं, रिसर्च करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है? तब जाके आपको कोई भी डिसीज़न, कोई भी मेथड ऑफ वर्क, मेथड ऑफ डूइंग एनीथिंग आपको साइंस के अकॉर्डिंग वर्क करानी है अपने मैनेजमेंट में। ये बोला है एफडब्ल्यू टेलर ने, आपको रूल ऑफ थंब नहीं फॉलो करना है। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है? इंट्यूशन, ठीक है? इंट्यूशन जो है वो आपको नहीं लेके चलना है, आपको अपना एक्सपीरियंस नहीं दिखाना है, ठीक है? कि मेरा मन करता है कि ये हो जाए, अगर मेरी दिल करता है कि ये होना चाहिए, ये सही है, वो नहीं करना है। आपको फैक्ट लेके चलना है कि हाँ, आपको सेलेक्ट करना है हर चीज़ें, ऑब्जर्वेशन करनी है कि ये सही है कि गलत है, फिर जाकर उसको आपको अप्लाई करना है। तो ये बोला साइंस नॉट ऑफ रूल ऑफ थंब में कि आपको साइंस को लेके चलना है, जो भी काम करने का तरीका है उसको साइंस को लेके चलो, जो भी डिसीजंस लेने हैं वो सब साइंस के अकॉर्डिंग लो। यानी कि साइंस क्या है? साइंस एक एग्जैक्ट मेजर है किसी भी चीज़ का। जैसे हमने बात की थी H2O की, H2O से वाटर बनता है, ठीक है? तो ये एग्जैक्ट अमाउंट है, ये एग्जैक्ट मेजर है। तो साइंस एक एग्जैक्ट मेजर है कि अगर आप ये इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट मिलने वाला है, ये करेंगे तो ये होने वाला है, ठीक है? तो अगर हम H2O को मिलाएंगे तो वाटर ही बनने वाला है, H2O से पेट्रोल, डीजल या कुछ केरोसिन वगैरह नहीं बनने वाला है। तो ये एग्जैक्ट मेजर है। अगर आप मैनेजमेंट में अप्लाई करेंगे तो सही है, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे या कोई भी डिसीजन लेंगे कि मुझे ये करना चाहिए, तो आप उसको ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसा रिजल्ट हो सकता है, कैसे इफेक्ट हो सकता है, वो सब देखो। उसके बाद हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है कि जो भी मैनेजर्स हैं, जो भी सुपीरियर्स हैं, उन सबको अपने एम्प्लॉयज़, अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने वर्कर्स के साथ हार्मनी रख के चलनी, डिस्कॉर्ड नहीं करना। हार्मनी लेके चलो, सबके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के चलो, अपने मेंटल जो है उसमें रेवोल्यूशन लेके आओ, दोनों के माइंड को एक साथ लेके चलो। अगर सुपीरियर्स कुछ कहते हैं तो एम्प्लॉयज़ को बात माननी चाहिए, एम्प्लॉयज़ को सजेशन दे रहे हैं तो सुपीरियर्स को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुपीरियर्स करें, नो आई एम सुपीरियर्स, तो मैं कैसे तुम्हारी बात मानूँ, तुम्हारे क्या राइट है, क्या तुम्हारी थिंकिंग है। देखो, सबकी सोचने का तरीका अलग है, आपको पता है, ठीक है? तो हार्मनी रखो। दोनों जब एक साथ काम करेंगे ना, आप ऐसा मत मानो कि वो मेरा वर्कर है, वो मेरा सर्वेंट है, नहीं। आप अगर एक लेवल का मान के चलेंगे, हाँ पोस्ट में नीचे है, आप काम करा रहे हो, लेकिन जब आप एक साथ मान के चलेंगे कि उसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे तो उसको भी लगेगा हाँ मेरी कुछ वैल्यू है। इंकरेजमेंट के साथ, मोटिवेशन के साथ, वो सेटिस्फेक्शन के साथ अपने काम को करेगा, बहुत ही डिसिप्लिन और लॉयल्टी के साथ वो अपने काम को करेगा, जिससे कि उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी, एक गुड रिलेशनशिप बना रहेगा, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, और जो एम्प्लॉई है वो बहुत ही अच्छे से काम करेगा, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल भी अचीव होगा। तो हार्मनी रखनी है आपको, एक कह सकते हैं कि गुड रिलेशनशिप रखना है आपको अपने एम्प्लॉयज़ के बीच, ठीक है? फिर है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन रखना है, इंडिविजुअलिज्म नहीं रखना है। यहाँ पे डिस्कॉर्ड नहीं रखना, हार्मनी रखनी है। यहाँ पे कोऑपरेशन रखना है, इंडिविजुअलिज्म नहीं। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ एफर्ट्स, ठीक है? ग्रुप ऑफ एफर्ट्स, जैसे हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ, हम पीपल्स बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हम लोग बोल सकते हैं। इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या होता है? आई की अगर हम बात करें कि जैसे मैं, कोई भी काम मैंने किया है, ये नहीं लेके चलना। एक सिंगल पर्सनालिटी वो लेके नहीं चलना है हमको। हमको ये नहीं बोलना है कि काम मैंने किया है, हमने मिलके सबने ये काम किया है, ठीक है? क्योंकि कोई इंसान जो है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। कुछ किसी ना किसी का तो उसकी लाइफ में सपोर्ट रहता है, ठीक है? जैसे मैं हूँ, अगर मैं आपको ये क्लास दे रहा हूँ तो मेरा फ़ोन, मेरा स्टैंड, मेरी नॉलेज, मेरी स्किल, ठीक है ना, मेरी कम्युनिकेशन सब मेरे को सपोर्ट करती है, तब तो दे रहा हूँ। आपका माइंड जो है, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, आपकी बुक्स सब दे रही हैं। तो आपको इंडिविजुअलिज्म लेके नहीं चलना है, ग्रुप ऑफ एफर्ट्स को लेके चलना है, अपने जो लोग हैं उन सभी को लेके चलना है, टीम वर्क को साथ में लेके चलना है। जो आई है उसको बी से रिप्लेस कर दो, ठीक है, कि ये काम हम लोगों ने किया, इंडिविजुअल को नहीं लेके चलना है। जब एक साथ लोग काम करेंगे ना तो गोल भी अचीव होगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ होगी, और बहुत ही कम चांसेस हैं किसी भी रिसोर्सेज के वेस्टेज के, टाइम के जो वेस्टेज हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है? तो कॉपरेशन लेके चलना है। फिर डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट
एंड प्रोस्पेरिटी, जो भी इफ़िशियंसी है, प्रोस्पेरिटी है, वो कैसे इंक्रीज होगी किसी एम्प्लॉय की, जब आप उसको उसके एबिलिटी के हिसाब से काम देंगे। जो भी स्किल है, किसी भी एम्प्लॉय की जो स्किल है उसके हिसाब से आप उसको काम दीजिए, ठीक है। जो भी उसका काम करने का तरीका है, जिस भी चीज़ में आप उसका इंटरेस्ट है एम्प्लॉय का, आप उसको उस तरीके का काम दो। ऐसा मत दो कि अगर आप चाहते नहीं यहाँ पे कम जगह है तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, नहीं। उसकी जो एबिलिटी है आप उसको उस तरह का काम दो जिससे कि वो अपने बेस्ट देगा, अपना बेस्ट देगा ऑर्गेनाइजेशन को, गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। जिससे आपको ही फ़ायदा होने वाला है। अगर आप उसको ऐसा कोई जॉब दे देंगे, ऐसा कोई काम दे देंगे जो वो नहीं जानता सही से करना है, जानता ही नहीं है, तो कैसे कर पाएगा ना। आपका गोल अचीव होगा, रिसोर्सेज भी वेस्टेज होंगे, टाइम भी वेस्टेज होगा, और जो एफर्ट है उसका वो भी वेस्ट होगा, है ना। और चांसेस भी हैं बहुत सारे लॉसेस के। इसलिए ऐसा काम दो जो कि उसकी एबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि जो इंसान है किसी भी काम को करता है जिसमें उसका मन लगता है, तो वो बहुत सालों तक काम करता है, तो उसमें एक कह सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन आ जाता है किसी भी चीज़ को करने का। तो आपको वही बोला कि आप इसमें देखो क्या है, इसमें डिवीज़न ऑफ वर्क अगर हम देखें तो है, ठीक है। डिवीज़न ऑफ वर्क जो है फ्यूल का, वो इसमें आ रहा है। उन्होंने भी बोला है जो स्पेशलाइजेशन है लोगों पे, उसकी एबिलिटी के हिसाब से उनको काम दो, है ना। तो वहीं पे यहाँ पर भी बोला गया है कि आप जब एबिलिटी के हिसाब से काम देंगे किसी को, तो वो अपने अच्छे से कर पाएगा, जिससे कि इफ़िशियंसी बढ़ेगी, एम्प्लॉय की तो बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ेगी, उसका गोल भी अचीव होगा, और प्रोस्पेरिटी भी जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। और जो एम्प्लॉय है वो एकदम मोटिवेशन के साथ और अच्छे से काम कर पाएगा, कोई भी उसको प्रेशर वगैरह नहीं होगा किसी भी काम को करने में, ठीक है। तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। ये तो प्रिंसिपल्स तो कुछ 4 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टेक्निक्स। टेक्निक्स इनकी भी 5 टेक्निक्स हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी स्टडीज़ हैं, वो हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। इतना मज़ा आने वाला है, जो लास्ट क्लास होने वाली है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर कहूँ तो एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस उससे आने वाले हैं। आप सही से पढ़ना, उसको हम लोग पढ़ाएँगे। और चलते हैं फिर, आप इसमें जो है आप इस वाला ये वाला जो प्रिंसिपल है आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, इस वाले को पढ़ लेना, ठीक है। और थोड़ा बहुत पढ़ना है तो इसको भी पढ़ लेना, लेकिन ये जो दोनों हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने बनते हैं। इसका कुछ उतना ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन आप पढ़ना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। एग्ज़ाम से मतलब नहीं है कि क्या सिलेबस में आना है, कि आपको पास नहीं होना है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम के लिए पास नहीं होना है कि मेरे को नंबर अच्छे लेके आने हैं, मार्क्स अच्छे लेके आने हैं। मार्क्स से कुछ भी नहीं होने वाला, मार्कशीट कुछ भी नहीं होने वाला। आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, और स्किल जभी होगी, नॉलेज जभी होगी जब आप सही से हर चीज़ को स्टडी करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है ना, एनालिसिस करेंगे उनका, तब जाके आपको सब कुछ होगा। ये नहीं, ये तो एग्ज़ाम में नहीं आ रहे हैं तो आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं, आपको पढ़ना ये भी है, क्या पता कहाँ काम आ जाए, ठीक है। तो सब पढ़ लेना, लेकिन ये 2 हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बता दिया। और चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ना, समझना, और चलते हैं, कीप स्टडी। जय श्री राम।